हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जैव विविधता संरक्षण और इसकी विभिन्न विधियों के बारे में। बच्चों, अब प्रश्न ये उठ के आता है कि जैव विविधता हमें पता चल गया क्या है और जैव विविधता के का महत्व क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता को हमें संरक्षित क्यों करना है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसको समझ लेते हैं। इसके 3 कारण हो सकते हैं। संकीर्ण रूप से, क्योंकि ये हमारे लिए उपयोगी है। नैरो, ब्रॉड और इथिकल। ठीक है, इथिकल रीजंस या नैतिक कारणों से। संकीर्ण रूप से उपयोगी है, व्यापक रूप से उपयोगी है और नैतिक कारणों से हमें जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संकीर्ण रूप से उपयोगी, नैरोली यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें वे कारण आते हैं जिसमें मानव छोटे छोटे कार्यों की पूर्ति के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए जैव विविधता को बचाएंगे हम लोग। क्योंकि हम जैव विविधता को इसलिए बचाएंगे क्योंकि इनसे हमें भोजन, रेशे, इमारती लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी, दवाइयां, रंग आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए हम अपने स्वार्थ के लिए हमें इस जैव विविधता का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हम इनसे छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वर्तमान में 25,000 से अधिक पादप ऐसे हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं और जितनी भी दवाएं आजकल प्रचलन में है उनमें से 25% दवाएं हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। और बहुत सारे औषधि गुण भी ऐसे हैं या बहुत सारे फायदे हमें पौधों से ऐसे हैं जो हमें अभी पता भी नहीं है। दूसरी बात करें तो व्यापक रूप से उपयोगी। ठीक है, जैव समुदाय, जैव संपदा यानी जैव विविधता के बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं जिनको हम आंक नहीं सकते। जैसे पौधों से प्राप्त ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेजन जो वन है उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग 20% जो ऑक्सीजन है उसका उत्पादन अकेले ये अमेजोन के वन करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी कीमत है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और फ्री में हमें ये पौधों से मिलता है। इस प्रकार पौधों की जो परागण की क्रिया है, ठीक है, जो हवा, पानी, कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों आदि के द्वारा की जाती है, ये भी इसका भी कोई मूल्य नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि अगर परागण नहीं होगा तो हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये सभी परागण के बाद होने वाले निषेचन के परिणाम होते हैं। इनके अलावा सौंदर्यात्मक वैल्यू की बात करें तो खूबसूरत नज़ारे जिनको देख के हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पक्षियों को देख के हम खुश हो जाते हैं, कोयल और बुलबुल जब चहकती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, फूलों को देख के हमको कितनी शांति मिलती है। यानी इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। यानी ये सब व्यापक रूप से उपयोगी है बायोडाइवर्सिटी, इसलिए भी हमको इनको कंजर्वेशन करना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है नैतिकता यानी इथिकल। हर पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों का अपना अस्तित्व होता है, चाहे उनका हमारे लिए कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो चाहे ना हो। ठीक है, उन सबका अपना महत्व होता है। तो इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम होमोसेपियंस सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव हैं। ठीक है, तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जितने भी जीवधारी हैं जिनके साथ हम इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को शेयर करते हैं, उनको बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और ये बायोलॉजिकल लेगेसी है जो इसको अपनी फ्यूचर जनरेशन को पास करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है, हम जैव विविधता को संरक्षित करेंगे। अब चूंकि हमें पता चल गया कि जैव विविधता से हमें कितने सारे फायदे हैं, तो हमें जैव विविधता को संरक्षित करना है। तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के 2 मुख्य तरीके हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण भी इसको कहते हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण भी इसको कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू संरक्षण। ठीक है, यानी जो जीव जहां है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, वहीं पर उसको हमें संरक्षित करना है। ठीक है, इसके निम्न तरीके हो सकते हैं: हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज,
ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स, जिसमें पवित्र उद्यान या सैक्रेड ग्रूव्स आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉट स्पॉट किसको कहते हैं। हॉट स्पॉट की जो संकल्पना थी बच्चों, नॉर्मन मायर्स ने ये दी थी। ठीक है, वे जातियां जहां बहुत अधिक स्पीसीज रिचनेस होती है, उच्च स्थानिकता यानी एंडेमिज्म होती है, यानी ऐसी जातियां जो केवल उसी एरिया में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती है, उन्हें स्थानिकता कहते हैं, दर्शाते हैं। और साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च स्थानिकता होती है, जातियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको मनुष्यों से खतरा भी होता है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बनाया जाता है। ठीक है, हॉटस्पॉट बनने के कुछ क्राइटेरिया हैं। कम से कम यहाँ पर 1500 संवहनी पौधे होने चाहिए, जो उस क्षेत्र के अतिरिक्त कहीं नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर 70% से अधिक जो नेचुरल हैबिटेट है वो नष्ट हो चुका हो, और 30% जो है वो प्राकृतिक वनस्पति 30% प्राकृतिक वनस्पति विलुप्ति के कगार पर हो, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उन्हें हॉट स्पॉट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अलग से डिफरेंशिएट कर दिए जाते हैं ताकि वहां की जो प्रजातियां हैं, वहां की जो जैव विविधता है वो संरक्षित रहे। बच्चों, पूरे विश्व में 34 हॉटस्पॉट हैं और भारत में 3 हैं, कहीं कहीं पे आपको 4 भी बताएगा। 3 जो मुख्य हैं उनमें हिमालय, पश्चिमी घाट और एंडोवर्मा, ठीक है, मुख्य है। अंडमान निकोबार को भी कभी कभी हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है, कभी कभी किसी बुक्स में या किसी नेट पे आप सर्च करेंगे तो वहां पर 3-4 हॉटस्पॉट बताते हैं, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कुल 3 हॉटस्पॉट भारत में माने गए हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है, एंडोवर्मा और हिमालय। नेक्स्ट, इन सिटू कंजर्वेशन का दूसरा तरीका है नेशनल पार्क्स। ठीक है, ये सरकार द्वारा घोषित किए गए ऐसे आवास परिरक्षण क्षेत्र हैं जहां वन्य जातियों को संरक्षित किया जाता है। ये सरकार द्वारा घोषित होते हैं, इनका निर्माण केंद्र सरकार करती है और रखरखाव राज्य सरकार करती है। ये मानव के दोहन, प्रदूषण और औद्योगिकीकरण से प्रतिबंधित होते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्र होते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1% नेशनल पार्क है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि एशिया का सबसे पहला है और उत्तराखंड में ये स्थित है और बाघों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। ये वे सामूहिक आरक्षित क्षेत्र हैं जो किसी विशेष जीव, पशु, पक्षी या पौधे की प्रजाति के संरक्षण हेतु आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये शिकार रहित क्षेत्र होते हैं जहां राज्य सरकारों द्वारा घोषित व व्यवस्थित किया जाता है, जैसे अस्कोट अभ्यारण्य, ठीक है, बिनसर सेंचुरी, भरतपुर का पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, आदि। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। जो अस्कोट अभ्यारण्य है वो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानव गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे चारा और सूखी लकड़ी आदि इकट्ठा करना, लेकिन सीमित तौर पे। यहाँ पर आप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के जीव हैं आप उनको बिल्कुल भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व बहुउद्देशीय प्रतिबंधित सुरक्षित क्षेत्र हैं जो जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। इसमें जंतु और पादपों के साथ साथ आदिवासी और मूल लोगों को रहने की अनुमति भी होती है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सबसे अंदर का जो रीजन होता है उसे कोर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधियों की इजाजत नहीं होती है। उसके बाहर का क्षेत्र जो होता है बफर क्षेत्र होता है। इसमें सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति होती है। और जो सबसे बाहर का मैनिपुलेशन जोन होता है, कुशल योजना अनुक्षेत्र होता है, इसमें मानव के लाभकारी उत्पादों को प्राप्त करने की पूर्ण अनुमति होती है, लेकिन ये अनुमति कतई भी नहीं होती है कि आप उस तंत्र को क्षति करेंगे।
ठीक है। जो ये रीजन होता है, इसमें जीव जंतु और उस क्षेत्र के मूल आदिवासी अपने पशुओं के साथ रहते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग शोध कार्यों, उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत में बच्चों 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 101 नेशनल पार्क है और 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत किया गया। ठीक है, यूनेस्को तथा UNEP दोनों ने मिलकर एक टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, जिसका जो बायोस्फीयर के रखरखाव और इसके लिए नियम आदि बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स की। भारत जो है एक भावना प्रधान या धार्मिक देश भी कह सकते हैं। यहाँ लोगों की भावनाएं पेड़ों, जानवरों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं पेड़ों, पत्थरों, नदियों और जानवरों जैसे गाय आदि की यहाँ पर पूजा की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे वन आदि ये इस जो हमारी मान्यता है इसके कारण सुरक्षित हैं। जैसे कुमाऊं क्षेत्र के देवदार वन मंदिरों के कारण सुरक्षित हैं। मेघालय के जयंतिया के वन एवं खासी की पहाड़ियां, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र, सिक्किम के केचोपालरी सरोवर, चीन का मानसरोवर, पीपल, बरगद, तुलसी, गाय और राजस्थान का विश्नोई समुदाय भी जीव जातियों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। मैती और चिपको आंदोलन भी कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स के द्वारा जो बायोडायवर्सिटी संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण है। बच्चों, जो वन इस तरह से संरक्षित होते हैं उनको पवित्र वन या सैक्रेड फॉरेस्ट या सैक्रेड लेक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जैव विविधता संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आपने भी देखा होगा कि अक्सर गांवों के लोग किसी वन को कहते हैं कि ये माता का मंदिर है या देवता को समर्पित कर देते हैं। उसके बाद वहां से कुछ भी काटना या पेड़ों को काटना बिल्कुल भी प्रतिबंधित होता है। तो इस तरीके से जो वन की, जो जंगल की बायोडायवर्सिटी है वो सेफ रहती है। चलिए बच्चों, ये नेशनल पार्क है, आप देख रहे हैं नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किचन गार्डन भी बहुत अच्छा तरीका है। जो स्कूल्स में हमारे किचन गार्डन बने, घर में जो किचन गार्डन, वो भी बहुत अच्छा तरीका है बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने का। ये सैक्रेड ग्रूव्स है, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूरे वन को ही देवता को समर्पित कर देते हैं और फिर वहां किसी भी प्रकार का कटान जो है वो अलाउड नहीं होता है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन के ex-situ तरीकों के बारे में। इस प्रकार के संरक्षण के लिए जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर मानव निर्मित आवासों में रखा जाता है। इसी को ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। बाह्य स्थानीय मतलब जहां पे वो रहते हैं वहां से उठा के उन्हें सेफ जगह पे रख देते हैं। ठीक है, जहां उनके खाने पीने और रहने की अच्छी व्यवस्था होती है। इसमें आता है जूलॉजिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन, जू, क्रायो प्रिजर्वेशन, लेबोरेटरी, जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक, वीर्य बैंक, युग्मक बैंक और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए बच्चों, भारत में अलग अलग स्थानों पर जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान और जंतु घर बनाए गए हैं। ठीक है, ये एक बॉटनिकल गार्डन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना खूबसूरती से इसको बनाया हुआ है। और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बॉटनिकल गार्डन है इसमें कितनी सारी जो जैव विविधता है वो स्थित होगी और सुरक्षित होगी। बच्चों, निम्न ताप में जीवों के युग्मकों, बीजों और बीजाणुओं को -96 डिग्री सेल्सियस पर द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिसे निम्न ताप परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। जीन बैंकों में लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी जातियों के जीनों को सुरक्षित रखा जाता है, जबकि सेमन और युग्मक बैंक में अच्छे किस्म के नर और मादा युग्मकों का संचय किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में
दो उच्च श्रेणी के विशिष्ट जाति के नर और मादा के युग्मकों को टेस्ट ट्यूब यानी परख नली में उनका निषेचन कराया जाता है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से भी आप परिचित होंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक में कायिक कोशिकाओं ऊतकों का कृत्रिम माध्यम में कल्चर किया जाता है और किसी विशेष जाति के जीवों की संख्या को तेजी से बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ कि उद्यान और घरों के बगीचे भी एक्स सिटू कंजर्वेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हमें पहले तो अपने लेवल पे बात करनी चाहिए, फिर समाज के लेवल पे, फिर राज्य, फिर देश, और देश से निकल के ये राष्ट्रों के बीच में अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी सबकी है। इसलिए विश्व स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर कई बार विश्व स्तरीय प्रयास किए गए हैं, जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट किया गया। इसमें पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए निर्णय लिए गए। इसके बाद दूसरा सम्मेलन अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 190 देशों ने शपथ ग्रहण की कि वे 2010 तक जैव विविधता में हो रही कमी को तीव्र दर से घटाएंगे और जैव विविधता को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कि जैव विविधता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और जैव विविधता को बचाए रखने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैव विविधता हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है, इसलिए हम सभी को अवेयर होना चाहिए और जैव विविधता को जाने अनजाने क्षति पहुंचाने से हम लोगों को बचना चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।